Yes, a lot of people out here would be knowing him. A communication researcher on social and legislative issues. He presently heads the Research and Program Division of the Constitution Club of India, the body of the Indian parliamentarians. A former principal correspondent with the Press Trust of India in the National Bureau. Along with his mainstream journalism, he also has engaged himself as a volunteer for many social campaigns. I would like to welcome Shri Santosh Kejoy. I would like to invite him and I would like to request that could you please give a message on the Independence Day? प्रभु के नाम की स्तुति हो। आदरणीय पौलो सचिन, आईपचन, जिमेचन, यहाँ मौजूद सारे पास्टर्स, मेरे भाई बहन और इस द्वारका प्रदेश के हमारे सारे मसीह भाइयों बहनों और अन्य मेहमान जो हमारे साथ में आज हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं आपके बीच में मुझसे कहा गया है कि ये बताया जाए कि देश की हालत क्या है। तो आईपचन ने जब मुझसे पूछा कि ये बताएं कि देश की हालत क्या है, तो एक लाइन में तो यही कहा जा सकता है कि देश की हालत नाजुक है पर अंडर कंट्रोल है। चिंता का विषय तो है पर स्थिति नियंत्रण में है। ये जब हम यहाँ पर समारोह कर रहे हैं, जब अपनी आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, तो एक बात जो हमें ध्यान रखने की बात है कि कल रात की बात है जब हमारे दर्जन से ज़्यादा नौसैनिक आग के हवाले हो गए सबमरीन जो मुंबई पोर्ट में। एक सैनिक के लिए, जहाँ तक एक सैनिक का सवाल है, उसके लिए सबसे निंदनीय होता है युद्ध के अलावा कहीं और मारा जाना। और ये सचमुच बहुत ही हमारे देश के लिए भी दर्द का विषय है, सेना के लिए दर्द का विषय है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने परिवार में, अपने समूह में, अपनी कलीसिया में हमारे वो वीर भाई जो इस एक्सीडेंट का शिकार हुए, उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। आज़ादी के 67वां साल की सालगिरह हम आज मना रहे हैं। 67 years is nothing as compared to the growth of a civilization। 67 साल अगर एक सभ्यता के विकास की बात करें तो एक बहुत बड़ा नहीं होता। हम उस दिल्ली में रहते हैं जहां 7 से ज़्यादा राजधानियां रह चुकी है और हर राजधानी कई सेंचुरीज, 300-400 साल की सेंचुरीज की राजधानियां रही है, चाहे वो मुगल्स का रहा हो, चाहे तुगलक का रहा हो। तो 67 साल के इस सफ़र में क्या हमको संतोष की कोई बात है? तो सच कहें तो संतोष की बात तो है। हम आत्मनिर्भर हुए हैं कई विषयों पर। हमारा देश आत्मनिर्भर है। हर प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ पर उपयोग में लेते हैं और जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं है उसका कारण भी हम खुद ही हैं। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हम आत्मनिर्भर, हमारा देश नहीं है, तो उनका कारण भी हम खुद ही हैं, हमारे खुद की कमजोरियां हैं। तो चिंता के साथ साथ खुशी का विषय भी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश, हमारे यंगस्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग यूथ्स हैं। चाहे वो अमेरिका का नासा हो, अमेरिका का नासा भी दिल्ली के यूसुफ सराय के पास IIT में कैंपस इंटरव्यू में लड़कों को लेने के लिए आता है हर साल। तो इस बात की खुशी तो है, पर दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंस की बात करते हुए कहते हैं कि क्या हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए 21वीं सदी में? तो हाँ, आज़ादी की लड़ाई और बाकी है, क्योंकि हम देश तो आज़ाद है पर हम खुद अपनी आज़ादी के गुलाम हैं। ये थोड़ा दार्शनिक विषय, थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा होगा आप लोगों को, पर ये सच्चाई है। कम से कम ऑर्थोडॉक्स चर्च में पिछले लेंटन रिट्रीट के दौरान दुआ किया गया एक विषय है कि हमारे बच्चे, खासकर हमारे एल्डर्स, हमारे मेन जो कि परिवार का स्तंभ होते हैं, हम अपनी आज़ादी के ही गुलाम हैं। मेरे ऑफिस के एक मित्र ने मुझको 2 महीने पहले बताया कि उसने एक फार्म खरीदा है और वो फार्म में काफ़ी
पैसा भी कमा रहा है। फिर उसने ये भी बताया कि उसके दादा भी बहुत बड़े किसान थे महरौली के आगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जब उसके घर पर मैं एक बार डिनर पे गया तो पता चला कि उसने फेसबुक पे फार्म खरीदा है। और उसकी बीवी ने मुझे बताया कि वो दुआ में शामिल नहीं होते, वो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि रात को 2 बजे उनको जुताई और कटाई करनी होती है और फर्टिलाइजर वगैरह डालना होता है। 2 से 3 वो फिर फेसबुक पे बैठते हैं, फिर सुबह जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंडिपेंडेंस डे में हमें सोचने की बात है कि हम अपनी आदतों के कितने गुलाम हैं, हम अपनी आज़ादी के कितने गुलाम हैं। हम उस परिवेश में जी रहे हैं जब हमें सबको आज़ादी चाहिए। पत्नी को पति से आज़ादी चाहिए, पति को पत्नी से आज़ादी चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से आज़ादी चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए। तो क्या हम अपने खुद के गुलाम होते जा रहे हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। अपने आप को इस सवाल के उत्तर के लिए तैयार करना होगा। अपनी कलीसियाओं में, अपने चर्च में इसको एक विषय के रूप में रखकर प्रार्थना भी करना होगा, क्योंकि अपनी आज़ादी के लिए लड़ना, स्वावलंबन बहुत ही अच्छा वाक्य है जब समाज के तौर पर कहा जाता है, जब देश के तौर पर कहा जाता है, पर व्यक्तिगत स्वावलंबन, व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस इज अ मैटर ऑफ क्राइसिस इन द सोसाइटी। अमेरिका आज सबसे ज़्यादा अपने बजट का हिस्सा जो खर्च करता है वो है बुजुर्गों के ख्याल रखने में और अनमैरिड लड़कियों के अनमैरिड औरतों के बच्चों को पालने में। उनके बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, ये डाटा कहता है, पेरेंट्स का ख्याल रखने में और अनमैरिड माता पिताओं के बच्चों का ख्याल रखने में खर्च करता है। क्या हम उस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम वैसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि हम अपने इंडिपेंडेंस, अपनी स्वयं की इंडिपेंडेंस को ताक पे रखकर हम क्या उस आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं? वो हमें इस इंडिपेंडेंस डे को सोचना होगा। एक फेवरेट पास टाइम है, यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एमपीस लोगों के लिए काम करता हूं, लेकिन एक हमारे लिए आज के समय परिवार में, ऑफिस में, हर जगह एक फेवरेट पास टाइम होता है राजनेताओं के बारे में बुरा भला कहना। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब मसीह भाई बहन हैं, इसीलिए आपको इस बात का अच्छी तरह पता है कि हमारे राजनीतिक चरित्र का जो उत्पत्ति है वो हमारी सामाजिक चरित्र का प्रतिबिंब है। बेसिकली राजनीतिक चरित्र सामाजिक चरित्र ही है और सामाजिक चरित्र हमारा पारिवारिक चरित्र है। मैं एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था सीबीआई के रिकॉर्ड्स में से, एक इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर जिनको कि अरेस्ट किया गया, उनकी लेखनी पढ़ रहा था, उनका जो इंक्वायरी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो वो बंदा बताता है कि 84 में जब उसने जॉब ज्वाइन किया था, 50 रुपए उसे रिश्वत मिली थी। वो घर पर आकर सो नहीं पाया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस 50 रुपए को मैं कहाँ छुपाऊं। वो समाज था, हमारा समाज, जो हमारे पिता लोग जिस समाज में रहते थे, 50 रुपए की रिश्वत को छुपाने के लिए वो घबराता रहा, पूरी रात वो सो नहीं पाया। और वही आज हमारा समाज है जो इन सब विषयों के प्रति बड़ा इनसेंसिटिव हो गया है। पासपोर्ट 5 दिन में नहीं बनता है तो हम पैसा दे देंगे, क्या परेशानी है, जितना जल्दी हो सकता है आप बना दीजिए। इतनी लंबी लाइन है, पैसा लगेगा क्या, मैं लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, मेरी वाइफ लाइन में नहीं खड़ा हो सकती, मेरा बच्चा एडमिशन जब स्कूल में कराता है तो वो लाइन में रूटीन में नहीं जा सकता। फादर मेरी पहचान के हैं, मेरे पापा जाके डायरेक्ट बात कर लेंगे। वही हमारा बच्चा भी हमारे बीच में सीख रहा है। वो कैसे समाज के बारे में सोच पाएगा, वो कैसे आगे बढ़कर आपस के, हमारे आसपास के लोगों के बारे में सोच पाएगा। आज हम अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई, अपने माता पिता से लड़ाई, अपने बीवी से लड़ाई, अपने पति से लड़ाई से दूर हटकर क्या हम एक दूसरे की चिंता नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे के लिए लड़ नहीं सकते? क्या हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? सारे मसीह भाइयों को पता है कोई ऐसी प्रार्थना प्रभु शायद नहीं सुन पाएगा जो कहता है कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे टीवी दे दो, मुझे 3 BHK दे दो। प्रार्थना वही सफल हो पाएगी अगर हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें।
अगर आपकी बच्ची की पढ़ाई की आप चिंता करते हैं, अगर आपके घर पे एक आया वर्क करती है जो आपकी बच्ची से भी छोटी है और वो अगर नहीं पढ़ाई करती है तो आपकी बच्ची की पढ़ाई की चिंता आपके लिए बेकार है। अगर आप 5,000 की पेंटालून की पैंट पहनकर 5 रुपए के लिए रिक्शा वाले से बहस करते हैं और सड़क पर उसे डांटते हैं तो आपके सारे स्टेटस और आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। मैं आज इस अवसर पर आपको केवल यही कहना चाहता हूं कि हमें सामाजिक निर्भरता सीखनी होगी। आप इंडिपेंडेंस देश के लिए अच्छा है, पर डिपेंडेंस ऑफ द कम्युनिटी, डिपेंडेंस ऑफ द चर्चेस, हम एक दूसरे को नहीं जानते। चर्च के लीडर्स एक दूसरे को जानते होंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होंगे, लेकिन चर्च के लोग कितना एक दूसरे को जानते हैं, मसीह भाई बहन कितना एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है जिन्होंने भी इस कोशिश को यहाँ सफल बनाया है। मैं दुआ करूंगा कि ये कोशिश और सफल हो। मैं आयत से एक वाक्य आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। रोमियो की पत्रिका में पौलुस 13वें अध्याय में पहला वचन ये कहता है कि लेट एवरी पर्सन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज फॉर देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट फ्रॉम गॉड एंड दोज दैट एग्जिस्ट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड। चुनाव का समय आने वाला है। खासकर मसीह भाइयों के लिए एक फेवरेट पास टाइम होता है मसूरी और नैनीताल जाने का चुनाव का समय, क्योंकि हम तो चुनाव का हिस्सा ही नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक अ स्टैंड। कोई भी झंडा उठाओ, चाहे केसरिया उठाओ, तिरंगा उठाओ, लाल उठाओ, पर एक स्टैंड लीजिए। जो राजनीतिक हालत है उसकी हकीकत ये है कि बुराइयां एकत्रित हैं, नेगेटिव फोर्सेस आर ऑल यूनाइटेड, बट पॉजिटिव फोर्सेस सब अलग अलग चर्चेस पे बटे हुए हैं। Positives in this country are not united, they are fragmented. Your force is a differentiated force, is a fragmented force. आप अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन छुट्टी लेकर जंतर मंतर पर जाकर हम वापस लौट कर आ जाते हैं। इससे आगे बढ़ना होगा। चुनाव आ रहे हैं, दिसंबर में दिल्ली के चुनाव हैं, 2014 में पार्लियामेंट के चुनाव हैं, उससे जल्दी भी हो सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में कम से कम एक बार अपने पड़ोसी से भी एक बार पूछ सकते हैं कि आपने वोट डाला कि नहीं वोट डाला। खुद तो वोट डालिए, अपने पड़ोसी से भी एक बार पूछिए कि वोट आपने डाला कि नहीं डाला। आप सबको खुदा परस्पर निर्भर बनाए, आपस में एक दूसरे के दुख और सुख को बांटे। निर्भरता की बात को लेकर एक कहानी और सुनाकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। ये कारगिल के युद्ध की बात है। ये कहानी है या फिर सत्य घटना है, इसके बारे में मुझे इतना यकीन नहीं है, पर बहुत ही इंस्पायरिंग कथा है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक कहानी है। एक एडवांस पार्टी कारगिल की पहाड़ियों में पेट्रोल करने जब आगे गई, उस एडवांस पार्टी का 2 घंटे 3 घंटे बाद भी कोई सिग्नल वहां से ना हुआ, तो जम्मू कश्मीर राइफल के जो लीडिंग कमांडर थे उन्होंने अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया, बताया कि दुश्मन शायद हमारी सरहद पर फायरिंग कर रहा है, इसलिए हमारी एडवांस पार्टी वापस लौट नहीं आ पाई, शायद उनकी मृत्यु हो गई है, आप लोग अब तैयार रहिए अगली लड़ाई के लिए। तो उसमें से एक जवान खड़ा हुआ और बोला कि सर, जो एडवांस पार्टी गई थी उसमें मेरा एक दोस्त भी था, मैं चाहूँगा कि उसकी खैर खबर लेने के लिए मैं एक पार्टी लेकर जाऊँ, आप मुझे कवर फायर दीजिएगा तो मैं उसको जाकर शायद जिंदा लेकर वापस आ सकता हूँ। ये भाई मुस्लिम भाई था और जो एडवांस पार्टी में गया था वो सिख भाई था। ये दोनों एक ही बंकर में कई महीनों तक रुककर दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। तो जनरल ने कहा, कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, वो कब से मर चुका होगा, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको वेस्ट नहीं कर सकते, आप यहीं रुकिए, वो जो लोग गए हैं उनको हम बाद में देख सकते हैं। इसने जिद किया, ये सिख भाई था, वो खड़ा हुआ, बोला कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आखिर में जनरल को उसकी बात को मानना पड़ा, कवर फायर दिया, ये अपनी 3-4 साथियों के साथ आगे गया और जब वो लौट कर आए तो 2 लाश को लेकर आए, जो एडवांस पार्टी में गए थे वो लेकर आए। उन्होंने जब रखा तो जनरल ने बड़े सरकास्टिक वे में उससे कहा कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि कब से मर चुके होंगे, क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की। तो ये भाई ने कहा, सर मेरा जाना बेकार नहीं गया, जब मैं गया तो वो जिंदा था और उसने मुझको गले लगाकर ये बोला कि मुझे पता था दोस्त तुम जरूर आओगे, मेरा जाना बेकार नहीं गया। कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम अलग धर्म के अलग अलग समाज के लोग एक साथ रहते हैं, ये आत्मनिर्भरता, ये भरोसा और ये विश्वास अगर हमारे बीच में हो
तो ना समाज में कोई संकट हो सकता है, ना देश पे कोई संकट हो सकता है। हमारा देश आत्मनिर्भर बना रहे और आप लोग आपस में निर्भर बने रहे, इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँ। Thank you so much, Mr. Santosh, for that inspiring message. I think what he did was provoke thought. We understand and we know that change doesn't happen from the outside; it happens from the inside. Before we go on to the next item, I have a notice for the person